हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th हिंदी में ग्रामर पोर्शन का महत्वपूर्ण जो ग्रामर के क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें आज के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिससे आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, काव्य किसे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा देना है। ठीक है, काव्य किसे कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ के आधार पर परिभाषा दीजिए। देखिए, काव्य है क्या। आचार्य विश्वनाथ ने बताया था कि रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें रस हो, जिसको आप सुने तो उसमें भाव विभोर हो जाए, उसके आधार पर आप इतना आनंद प्राप्त कर लें, स्टूडेंट की सबसे चरम आनंद हो। समझ रहे हैं। तो कोई भी वाक्य है जिस वाक्य का बिल्कुल रसपूर्ण अर्थ निकलता हो, वही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। देखिए, जो उदित हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, मतलब हमारे हृदय में बिल्कुल प्रेम भावना जागृत कर दे, उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भाषा में लीन कर दे। यानी बिल्कुल आप सुने तो बिल्कुल मुग्ध हो जाएं, उसको बेहतरीन ढंग से, मतलब अपने अंतरात्मा से सुने और उसे इतना अच्छा लगे आपको कि बिल्कुल चरम सीमा, आनंद चरम सीमा पर पहुंच गया हो। समझ रहे हैं। तो वह क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने बताया था कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य या रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया इस प्रश्न का अर्थ। अब देखिए, जो काव्य है उनको विभाजित किया गया है दो भागों में। एक तो होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। अच्छा, श्रव्य काव्य क्या है। श्रव्य काव्य का अर्थ होता है ऐसे काव्य जिसको हम क्या करते हैं, सुनकर उसका मतलब आनंद उठाते हैं, या सुनकर उस पर हम भाव जागृत करते हैं, या उस पर हम विचार करते हैं, उसे कहते हैं श्रव्य काव्य। लेकिन स्टूडेंट, दृश्य काव्य जिसे हम देखते हैं और देखकर उसे अभिनय प्रकट करते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं, उसको समझते हैं, वो कहलाता है दृश्य काव्य। अब ये जो श्रव्य काव्य है, श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है। एक प्रबंध मुक्तक काव्य या प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। ठीक है, एक प्रबंध काव्य, पहला क्या है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ये थोड़ा सा काव्य के बारे में चर्चाएं ऑब्जेक्टिव में आ जाए यदि, तो बनना चाहिए कि मुख्य रूप से काव्य कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, दो, प्रबंध मुक्तक और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के तीन विध होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक नीति। ये महाकाव्य और खंड काव्य का एक अलग से वीडियो लाऊंगा। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, महाकाव्य खंड काव्य किसे कहते हैं, ठीक है, और इनकी डिफरेंस जो भी है करेंगे। तीसरा है आख्यानक नीति। यानी प्रबंध काव्य तीन प्रकार के होते हैं, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा आख्यानक नीति। काव्य भेदों का परिचय बात करें, जैसे श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, जिस छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस को हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमें क्या, पढ़ते हैं तो हमें आनंद मिलता है। दृश्य काव्य की बात करें तो जिस गद्य पद्यमयी रचना का आनंद देखकर, सुनकर, पढ़कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। चंद्रगुप्त नाटक, जैसे आप कहीं भी नाटक देखने जाते हैं तो वहां पर जो काव्य होता है वो दृश्य काव्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रमुख प्रबंधकारों का नाम बताइए, प्रमुख प्रकारों को बताइए। तो आपने अभी पढ़ा प्रबंध काव्य तीन प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक नीति। यह श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। प्रबंध काव्य के छंद का एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निर्बद्ध हो उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। मतलब स्टूडेंट, एक निश्चित क्रम अंतराल पे कोई भी काव्य इस प्रकार से बिल्कुल बंधा हो कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि समझ में ना आए। यानी कोई भी काव्य रचना इस प्रकार से हो कि एक नियमित क्रम से, किसी भी आप काव्य को देख रहे हैं एक नियमित क्रम से हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक के बाद एक, कोई भी वहां पे कहीं भी त्रुटियां समझ में ना आए, बिल्कुल उनका जो भी अर्थ हो बिल्कुल सटीक हो, उनमें जो छंद हो उनकी तारतम्यता इतनी अच्छी हो कि बिल्कुल निर्बद्ध हो, मतलब एकदम एक दूसरे से बंधे हों। कथा सूत्र का मतलब उसमें जो इतने अच्छे शब्द पिरोए गए हैं स्टूडेंट, कि बिल्कुल वो एक सूत्र, एक धागे, माले के धागे के समान बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल बांधे रखता है। तो वो जो आपका काव्य होता है प्रबंध काव्य होता है। तीन प्रकार होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक नीति। मुक्तक काव्य की परिभाषा दीजिए, भेदों के नाम लिखिए। तो मुक्तक काव्य ऐसी रचना होती है या उस रचना को कहते हैं जिसमें कथा नहीं होती और जिसके छंद अर्थपूर्ण दृष्टि से पूर्वापर के प्रसंगों से मुक्त होते हैं। कुल मिलाकर के स्टूडेंट, जिनमें छंद एकदम बिल्कुल बांधे हुए होते हैं स्टूडेंट, वहां पर होता है क्या, प्रबंध काव्य, और थोड़ा सा जहां बंधा हुआ नहीं रहता वहां पे होता है मुक्तक काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य आदि विस्तृत वन स्थली है जो मुक्तक की एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य के दो भाग होते हैं, गेय मुक्तक और पाठ मुक्तक।
गे मुक्तक। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक काव्य की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं, प्रबंध काव्य आदि विस्तृत वनस्थली है जो कि मुक्तक की एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है, मतलब मुक्तक की एक चुनी हुई गुलदस्ता है। आप समझिए, मुक्तक एक चुनी हुई गुलदस्ता है, मतलब प्रबंध काव्य एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और वो वन स्थली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बता दिया कि जिस प्रकार से एक बड़े से वन क्षेत्र से, मतलब एक पौधों का एक संग्रह है, बहुत ज्यादा फूल हैं, वहां से एक गुलदस्ता उठा ले, तो इस प्रकार एक वन स्थली के रूप में प्रबंध काव्य है और मुक्तक काव्य एक छोटा सा गुलदस्ता है, यानी छोटा सा सीमित रूप है। ठीक, अभी जो प्रबंध काव्य होता है दो प्रकार का होता है, एक गे मुक्तक और मुक्तक काव्य दो प्रकार का होता है, एक गे मुक्तक और पाठ मुक्तक। गे मुक्तक में क्या है, इसमें भाव और संगीत की प्रमुखता होती है, यह प्रेम और करुणा आदि भावों पर आधारित होता है, प्रेम और करुणा पर आधारित होता है। जबकि पाठ मुक्तक की बात करें तो इनमें एकानुभूति भाव या कल्पना की स्थिति रहती है, प्रेम वैराग उपदेश आदि इनकी प्रमुख विषय होते हैं, यह विषय प्रधान कलात्मक होता है। तो इसमें क्या क्या रहता है गे मुक्तक में, गे मतलब सीधा स्टूडेंट समझे, गे मतलब गाना, और गाना मतलब प्रेम करुणा प्रसंग, ये होता है गे मुक्तक में। पाठ मुक्तक मतलब पढ़ना, समझ रहे ना, तो इसमें उपदेश वैराग प्रेम ये सब चीजों का प्रभाव रहता है। तो ये छोटा सा वीडियो लाया हूं, इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, महाकाव्य और खंडकाव्य की विशेषताएं और अंतर। तो वीडियो पसंद आए तो हिंदी के जो भी मैं बनाता हूं ये प्लेलिस्ट में अलग से बना हुआ है, वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें, सभी वीडियो मिल जाएंगे। बहुत ही हेल्प होगा आपको एनुअल एग्जाम के लिए, 12th क्लास के लिए, है ना, एमपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके लिए तो और काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।